Hello, dear students. Welcome to our education. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 के हिस्ट्री लेसन 4 इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं वो है स्टोरी ऑफ हड़प्पा, ग्रेट बाथ, ड्रेन्स, लाइफ इन सिटीज़ एंड एंड ऑफ सिटीज़। आपको पता है ऑल जो बिल्डिंग्स होती हैं, सारी बिल्डिंग्स जितनी भी ओल्ड होती हैं उनके पास कुछ ना कुछ स्टोरीज होती है हमको बताने के लिए। जैसा कि आप देखते हैं ये एक डिमोलिशिंग बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को तोड़ के न्यू बिल्डिंग बना रहे हैं। बट एज यू कैन सी ये जो डिज़ाइंस है, ये इसकी जो बालकनी है, इसका जो टेरेस है, ये सारे के सारे जो बिल्डिंग्स हैं ये एक ओल्ड आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए ये जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों में उस समय जो है कोई जाली नहीं लगी हुई, मॉस्किटो नेट नहीं लगा हुआ है। तो इट मीन्स जो है जब ये बिल्डिंग बनी थी देयर वाज नो फियर ऑफ मॉस्किटो। उसके टाइम पे जो है कोई मच्छर वगैरह होते ही नहीं थे। ये देखिए ये फिर से ओल्ड बिल्डिंग है, जो इनके जो चौखट हैं, जो खिड़कियां हैं और जो दरवाजे हैं वो अपने आप में इतने मजबूत हैं कि बिल्डिंग पूरी जर्जर हो गई है, बिल्कुल जो है टूट के पुरानी हो गई है, बट लकड़ियां अभी तक भी एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। 150 years ago when railway lines were being laid down for the first time in the पंजाब, 150 साल पहले हमारे देश में ब्रिटिशर्स थे। तो हमारे देश में ट्रेन लाने का जो पूरा क्रेडिट है वो भी ब्रिटिशर्स को ही जाता है। ब्रिटिशर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने के लिए उनको ट्रेन्स की लाइन बिछाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तब जब उनके बहुत सारे मजदूर जो हैं जब ट्रेन की लाइन बिछा रहे थे, तब जो है उनके जो इंजीनियर्स हैं वो किसी हार्ड चीज़ से टकराए और वो हार्ड चीज़ जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन निकली। सबसे पहले तो उन लोग को लगा कि ये कोई जो है हाई क्वालिटी ब्रिक्स का जो है कोई एक पहाड़ है। तो इसीलिए जितने भी मज़दूर वहाँ पे रेलवे ट्रैकिंग बनाने में काम कर रहे थे उन सब लोगों ने क्या किया, इनकी वॉल से जो है एक एक करके सारे ब्रिक्स निकालते रहे वो लोग, और इन ब्रिक्स को ले जाके उन्होंने अपने इंजीनियर्स को यानी ब्रिटिशर्स को बेच दिया। ब्रिटिशर्स को जब ये रेडीमेड बने बनाए ब्रिक्स मिल गए तो उनको बाकी स्टेट से या फिर बाकी जगह से ब्रिक्स लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट बाद में जब उनको धीरे धीरे लगने लगा कि ये बहुत ज़्यादा ब्रिक्स जो है लेबर लोग लेके आ रहे हैं, तब उन्होंने छानबीन की, तब पता चला कि तब तक जो है ये जितने भी लेबर्स थे ये लोग बहुत बड़ा हिस्सा हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिस्ट्रॉय कर चुके थे। अबाउट 80 years ago आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट, और आज से 50-80 साल पहले जो है 80 years पहले जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं बेटा, हु स्टडीज़ अबाउट द पास्ट, और जो है पूरी जो खुदाई करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं और बहुत आराम से एक एक चीज़ को खुदाई करते हैं सो दैट जितनी भी चीज़ें नीचे दबी हुई हैं ज़मीन के नीचे उनको कोई भी नुकसान ना पहुँचे, तो उन सभी लोगों को हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इन आर्कियोलॉजिस्ट ने मिलके एक नई सिविलाइजेशन को इन्होंने खोज निकाला। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन मीन्स सोसाइटी। As this was the first city to be discovered, all other sites from where similar buildings were found were described as Harappan civilization. These cities developed about 4700 years ago. तो जब उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटी को ढूंढ निकाला तो ऐसा नहीं है कि केवल हड़प्पन सिटी ही निकली, उसके अलावा भी बहुत सारी और सिटीज़ थी, जैसे मोहनजोदाड़ो और लोथल, धौलावीरा, कलिबंगन। तो बहुत सारी सिटीज़ जो है उनको ढूंढ के निकाला गया, बट सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन को ढूंढा था, इसलिए पूरे सिविलाइजेशन को एक नाम दिया गया, दैट वाज हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ये जो सिविलाइजेशन है ये कितनी ओल्ड है, ये 4700 पुरानी सिविलाइजेशन है। जैसे आप इस फोटो में देखते हैं, ये पूरा फोटो जो है ये ऑलमोस्ट कितना बड़ा एरिया है। तो ये सारा का सारा एरिया अब गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड है, और यहाँ पर जो है कोई भी प्राइवेट लोग अपने मकान वगैरह नहीं बना सकते हैं।
मैनी ऑफ these cities were divided into two or more parts. इस सिटी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर हर सिटी दो हिस्सों में डिवाइड थी, ठीक है। और जो अपर पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर, ये अपर पार्ट है बेटा, ये स्मॉल है एरिया में बट ये बहुत ऊंचा है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका नाम दे दिया सिटाडेल। क्या नाम दिया इसका? सिटाडेल। द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, ये जो लोअर पार्ट है इसका नाम दिया हिस्टोरियंस ने लोअर टाउन्स। ये बड़ा है, आपको जैसे फोटो में दिखाई दे रहा है, ये अपर पार्ट था ना, ये छोटा एरिया है, बस इतना सा ही एरिया है, तो ये सिटाडेल है। और ये लोअर एरिया है, थोड़ा सा निचाई में है, एज यू कैन सी ये थोड़े से निचाई में है, डाउन में है, इसीलिए इसको हमने लोअर टाउन्स बोला। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक वॉल है। अब आप इसके ब्रिक्स देखिए, ये 4700 ईयर्स पहले के बने हुए ब्रिक्स हैं, तब से लेके अब तक ये इतने मजबूत हैं कि ये बिल्कुल जो है डैमेज ही नहीं हो रखे हैं। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न्स एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। इंटरलॉकिंग का क्या मतलब होता है बेटा? देखो, ये एक ईंट है और ये दूसरी ईंट है, इन दोनों ईंट के बीच का जो जॉइन है उसके ऊपर एक ईंट को हम लगा देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों ईंटों का जॉइन है, इस जॉइन के ऊपर हम फिर दूसरी ईंट को लगा देते हैं, तो इस पैटर्न को हम इंटरलॉकिंग पैटर्न बोलते हैं। इस पैटर्न से अगर आप कभी भी जो है ईंटों के ऊपर ईंट, ईंटों के ऊपर ईंट भी रखने की कोशिश करते हो तो आपके ईंट गिरते नहीं हैं। और इस पैटर्न से उन्होंने अपने वॉल्स बनाए और ये वॉल्स बहुत स्ट्रॉन्ग निकली, और इनके ब्रिक्स भी बहुत फाइन क्वालिटी के थे। आजकल के टाइम पे अगर आप कभी अपने घर के आगे पीछे ब्रिक्स से खेलते हो, दो ब्रिक्स को आपस में हल्के से टकराते हो तो ब्रिक्स जो है टूट के 4 पीस हो जाते हैं। ग्रेट बाथ, मोहनजोदाड़ो भी एक साइट है। साइट का मतलब जहाँ से हमको ये सारे प्लेसेस मिले हैं। आपको पता है ये पूरा का पूरा जो एरिया था ये मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। जब रेलवे लाइन वाले जो लेबर्स हैं वो इधर पे रेलवे के ट्रैक्स बिछा रहे थे, तब उनको ये ईंटें मिली, और उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला। फिर उसके बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट इस साइट पे आए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने लोगों को बुलाया और बहुत आराम आराम से करीबन 20 या 30 साल लग गए इस पूरी सिविलाइजेशन को बढ़िया से साफ़ सफाई करके सारे लोगों को दिखाने में, ठीक है। तो इसको ऐसे खुदाई नहीं करेंगे कि बहुत हार्डली या बहुत रफली, क्योंकि बहुत तेज़ी से खुदाई करेंगे तो क्या होगा, सारे ईंट टूट जाएंगे और आपको शेप का पता ही नहीं चलेगा। तो ये ग्रेट बात है, मोहनजोदाड़ो में मिला है। मोहनजोदाड़ो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक साइट है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हड़प्पा इज़ नॉट द ओनली वन साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके जैसे बहुत सारी सिटीज़ को कंबाइनली हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो मोहनजोदाड़ो भी एक जगह है जहाँ पर एक बहुत स्पेशल पानी का टैंक मिला है, और इस टैंक को आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया है ग्रेट बाथ। तो इस टैंक के जो चारों तरफ की जो वॉल्स हैं उसके जो ब्रिक्स हैं उनको आपस में चिपकाने के लिए प्लास्टर का यूज किया गया है। और इस टैंक के अंदर जाने के लिए स्टेप्स हैं 2 साइड से। ये एक स्टेप्स इस साइड से दिखेंगे आपको, एक स्टेप्स इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में आपको दिखाई देंगे, जिससे आप इस टैंक के अंदर भी जा सकते हैं और टैंक से बाहर भी आ सकते हैं। और इस ग्रेट बाथ के दोनों तरफ रूम थे। अभी तो आपको रूम नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ये सब कुछ टूट चुका है। आपको पता है ये इतना नया तो साइट नहीं है, ये करीबन 5000 साल पुरानी बिल्डिंग है। आजकल के टाइम पे तो अगर हम 100 साल पुरानी बिल्डिंग भी देखते हैं या 50 साल अपने मकान बनाते हैं तो 40 या 50 साल में ही वो पुराने होके गिर जाते हैं। तो ये एरिया तो इतना 5000 साल पुराना है, उसके बावजूद भी देखो अभी तक भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो इसके दोनों साइड में रूम्स थे। वो रूम्स किस लिए थे? वो चेंजिंग रूम्स थे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल, तो इसके अंदर जो वाटर था वो वाटर आता कहाँ से था? तो उस वाटर को आसपास में जो है कुछ वेल्स थे, उस वेल से यहाँ तक नाली के जरिए पानी को इस टैंक तक लाया जाता था और फिर इस पूरे टैंक को फिल कर दिया जाता था। और जब पानी को यूज़ कर लेते थे तो देन द वाटर वॉज ड्रेन्ड आउट, तो
इसके आसपास कहीं पर नीचे की तरफ से नालियाँ बनी हुई थी और उस नालियों से उस पूरे पानी को बहा दिया जाता था। यूज़ करने के बाद आपको पता है जब भी हम स्विमिंग पूल में जाते हैं 3 या 4 दिन में स्विमिंग पूल का जो वाटर होता है उसको भी हम चेंज करते हैं। तो पानी चेंज करने के लिए, पानी को हटाने के लिए पूरे पानी को जो है स्विमिंग पूल से भी ड्रेन आउट करते हैं। तो ऐसे ही आप लोग के छतों में जो टंकी होती है, टंकी का पानी भी गंदा हो जाता है, तो आप भी जो है उसको 3-3, 6-6 महीने में साफ़ सफाई करते हैं अपने पानी के टंकी। सिमिलरली इस पानी के टैंक की भी जो है पानी गंदा होने के बाद इसको ड्रेन आउट कर दिया जाता था। Perhaps important people took a dip in this tank on special occasion। अब इतना बड़ा टैंक बनाने का क्या पर्पस था, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले इस टैंक का क्या करते होंगे? तो आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो लोग होते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, सपोज करो कोई बड़े प्रिस्ट हैं, पुजारी हैं, या फिर कोई बड़े रूलर्स हैं, वो लोग कोई स्पेशल ओकेजन होता है ना बेटा, जैसे हिंदू सिविलाइजेशन में, सॉरी हिंदू कस्टम में हम लोग के पास बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जब हम जाके गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं, है ना, या फिर अपने आसपास जो भी सेक्रेड रिवर होती है उसमें जाके हम स्नान करते हैं। तो सिमिलरली द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन विच वर ऑफ इम्पॉर्टेंट पोजिशन, जिनके पास इम्पॉर्टेंट पोजिशन थी, वो कुछ स्पेशल ओकेजन्स में इस ग्रेट बाथ में स्नान किया करते थे। नेक्स्ट है फायर अल्टार्स अदर सिटीज सच एज कलिबंगन। कलिबंगन आपका राजस्थान में है और लोथल जो है गुजरात में है। यहाँ पर जो है आर्कियोलॉजिस्ट को फायर अल्टर्स मिले हैं। फायर अल्टर्स का मतलब होता है जो हवन की वेदिका होती है। हम लोग अभी भी जब जितने भी हिंदू लोग होते हैं अपने घरों में जब कोई भी शुभ काम करते हैं तो उससे पहले सत्यनारायण की कथा और उसके बाद जो है हवन कराते हैं। तो वो हवन का जो प्लेटफॉर्म होता है उसी को पुराने टाइम में फायर अल्टर्स बोला जाता था, जहाँ पर जो है सेक्रीफाइस भी किए जाते थे। आजकल के टाइम पे तो हवन एक छोटे से डब्बे के अंदर ही कर देते हैं और उसके बाद उसमें जो है घी, तेल, गुड़, जौ ये सब चीज़ें डाल के हम सेक्रीफाइस करते हैं। पर पुराने टाइम पे हो सकता है यहाँ पर जानवरों का सेक्रीफाइस किया जाता होगा। और देखो कितना बड़ा स्पेस है ये सेक्रीफाइस के, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा लोग जो है सेक्रीफाइस करने के लिए या फिर हवन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होते होंगे। नेक्स्ट है स्टोर हाउस। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल में बहुत बड़े बड़े स्टोर हाउसेस भी मिले हैं। अब स्टोर हाउसेस का क्या काम होता होगा, यहाँ पर वो लोग ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करते होंगे। ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा प्लेन एरिया है। अब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के हाउसेस की बात करते हैं। जनरली हाउसेस वर ईदर 1 और 2 स्टोरी हाउस हाई। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो घर थे वो या तो सिंगल स्टोरी थे या वो डबल स्टोरी थे। देखिए उस ज़माने में भी लोगों के पास डबल स्टोरी मकान हुआ करते थे विथ रूम बिल्ट अराउंड अ कोर्ट यार्ड। और जो आंगन होता था, आंगन के चारों तरफ क्या होते थे बेटा, उनके चारों तरफ रूम्स हुआ करते थे। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर ऑल्सो। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हर घर की ये एक जो है स्पेशलिटी थी कि वहाँ के हर घर में अपना एक वॉशरूम, टॉयलेट और बाथरूम दोनों था। आज के टाइम पे भी देखो हमारे इंडिया में कितने लोग जो हैं वो इलिटरेट हैं, बैकवर्ड हैं, उन लोगों ने अपने अपने घरों में वॉशरूम नहीं बना रखा है। गवर्नमेंट उनको बार बार जो है पैसा देती है वॉशरूम बनाने के लिए, बट वो पैसा जो है इधर उधर वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है वो बॉटल पकड़ के सुबह सुबह खेतों में चले जाते हैं, ठीक है। बट उस समय के लोग इतने जो है स्किल्ड थे, इतने मैनर्ड थे कि उन्होंने जो है अपने घरों के अंदर ही वॉशरूम और जो है बाथरूम दोनों बना रखा था। और इसके अलावा पानी की सप्लाई के लिए आज के जैसे आजकल तो हम लोग के पास वाटर सप्लाई के लिए टैप्स होते हैं, पूरी पाइपलाइन होती है जो गवर्नमेंट ने हमको सप्लाई प्रोवाइड करके रखा होता है। बट उस समय जो है गवर्नमेंट वगैरह कुछ ऐसा होता नहीं था, तो पानी की सप्लाई के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवर पर डिपेंड करते थे।
और जब रिवर अगर दूर होती थी तो लोग अपने गांव के आसपास कुआं खोद लेते थे। बट देखो उस समय पानी का लेवल इतना हाई था, ग्राउंड वाटर पानी का लेवल हाई था। आजकल तो हम कुआं बहुत ज़्यादा गहरा खोदते हैं तब जाके हमको पानी मिलता था। बट उस समय बहुत सारे घरों के अंदर लोगों ने खुद ही कुएं खोद डाले थे और ज़्यादा गहरा नहीं खोदना पड़ता था उनको। सपोज उन्होंने 5-10 मीटर कुआं खोदा तो उनको नीचे से पानी आना स्टार्ट हो जाता था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऑलमोस्ट 700 जो है वेल्स मिले हैं। तो इतने सारे घरों के अंदर लोगों ने अपने प्राइवेट कुएं बना रखे थे। नेक्स्ट है ड्रेन्स। ड्रेन्स का मतलब होता है नालियाँ। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स, दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स। ड्रेन को आप जितना स्ट्रेट रखोगे उतना ही उसका पानी नीचे फ्लो होने में ईजी होता है, क्योंकि ड्रेन्स को अगर आप टेढ़ा मेढ़ा बनाते हो तो उसमें जितना भी गंदगी होता है वो जमा हो जाता है और ड्रेन का पानी रोड पे आ जाता है। तो देखो आजकल तो फिर भी लोग इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने घरों का पानी बाहर रोड में फेंकते हैं, या फिर सभी कॉलोनीज़ में ड्रेन का जो है प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। और ड्रेन अगर कहीं कहीं पर हैं भी तो वो ओपन है, उनमें कभी कभी चलते हुए हम लोग भी गिर जाते हैं, कभी कभी कोई डॉगी, कोई एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स ये भी गिर जाते हैं। बट हड़प्पन सिविलाइजेशन की जितनी भी ड्रेन्स थी वो सब के सब कवर थी। ड्रेन को कवर करना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि जो ड्रेन की स्मेल होती है वो बाहर नहीं आती है, और दूसरा ड्रेन के अंदर अगर कोई कीड़े मकोड़े होते हैं तो वो भी घरों तक नहीं पहुंचते हैं या फिर हम लोगों तक नहीं आ पाते हैं। Drains in houses were connected to those on the street and smaller drains led into bigger ones. सपोज ये हाउस है तो घर के अंदर अगर उनके वॉशरूम थे तो वॉशरूम का पानी जो है जो मेन स्ट्रीट का ड्रेन है उसमें जाता था। अब मेन स्ट्रीट के जो ड्रेन है उसका वाटर कहाँ जाता था, उसका पूरा पानी सिटी से बाहर बड़े होल्स में जाता था। All three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. जब टाउन की प्लानिंग की होगी तो ऐसा नहीं कि कोई कहीं पर भी उठ के जो है घर बना ले, जैसे आजकल करते हैं। जो जहाँ पर प्लॉट खरीदता है वो वहीं पर ही अपना घर बना लेता है, भले ही उसके पास रोड हो ना हो, ड्रेन हो ना हो, स्ट्रीट हो ना हो। बट हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं था। पहले पूरे टाउन की प्रॉपर प्लानिंग की गई और हर जगह पे रोड दी गई, रोड के दोनों साइड में ड्रेन्स दिए गए, उसके बाद ही लोगों को हाउस बनाने के लिए परमिशन दी गई। नेक्स्ट है लाइफ इन द सिटीज़। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक पूरी अर्बन सिविलाइजेशन है। अर्बन सिविलाइजेशन का मतलब ऐसी सोसाइटी जो सिटी से रिलेटेड हो, जहाँ पर केवल शहर ही शहर हो। हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। क्यों इतना बिजी प्लेस था? क्योंकि वहाँ पर देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटीज़ एंड दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट लोग भी रहते थे जो कुछ स्पेशल बिल्डिंग को डिज़ाइन करते थे और उनका कंस्ट्रक्शन कराते थे, उनको बनवाते थे। और वो कौन हो सकते हैं? वो हो सकता है वो रूलर्स थे। बट इसका कोई बिल्कुल पक्का सबूत हिस्टोरियंस को या आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिला है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के किसी भी राजा की फ़ोटोग्राफ या फिर किसी राजा की मूर्ति कुछ ऐसी चीज़ मिली ही नहीं है, इसलिए हम पक्का नहीं कह पाएंगे। बट ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनको बनाने का खर्चा एक आम आदमी तो नहीं दे सकता है। कॉमन पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू मेक सच एक्सपेंसिव बिल्डिंग्स। तो जितने भी आपने बड़ी बिल्डिंग्स देखे, जैसे अभी आपने स्टोर हाउस देखा, ग्रेट बाथ देखा, तो ये सब बनाने का काम कुछ स्पेशलिस्ट लोग करते थे। और वो स्पेशलिस्ट लोग कौन होंगे? ऑब्वियसली वो रूलर रहे होंगे। उसके अलावा जो रूलर्स थे उस टाइम के, दे यूज टू सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। अब सबकी सब चीज़ें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं मिलेंगी ना, तो इसीलिए रूलर्स लोग अपने कुछ कारीगरों को, अपने कुछ ट्रेडर्स को, अपने शहर के ट्रेडर्स को शिप में बिठा के दूसरे देशों में भेजा करते थे, सो दैट वो वहाँ से प्रीशियस स्टोन्स और प्रीशियस मेटल्स लेके हड़प्पा में वापस आ सकें। They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads.
देखो उस टाइम पर भी गोल्ड और सिल्वर था और उसके ऑर्नामेंट्स बनते थे, और गोल्ड और सिल्वर को तब भी बहुत वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब होता है बहुत कीमती माना जाता था। आज के टाइम पे भी देखो गोल्ड कितना महंगा है, सिल्वर इज़ ऑल्सो वेरी कॉस्टली। तो हमेशा से ही गोल्ड और सिल्वर का क्रेज़ लोगों को रहा है। और उसके अलावा ब्यूटीफुल बीड्स, बीड्स हम आगे जो है वीडियो में आपको बताएंगे बीड्स एक्चुअली क्या होते हैं। तो ये आपको दिख रहे हैं, ये शेल के ऑर्नामेंट्स हैं। शेल क्या होता है बेटा, जब आप जो है समुद्र के किनारे जाते हो तो वहाँ पर वाइट कलर का एक जो है डेड एनिमल का जो है आपको स्किन मिलता है, कवर मिलता है, जिसका हम लोग मंदिर में शंख भी बजाते हैं, है ना। और कभी कभी उसके डेकोरेटिव आइटम्स भी बनते हैं, और ये मोस्टली वाइट कलर का होता है, सीपी इसको हिंदी में बोलते हैं। तो शेल के ऑर्नामेंट्स, ये देखिए ये सारे शेल के ऑर्नामेंट्स हैं, और ये बीड्स हैं। बीड्स कभी कभी स्टोन्स के भी होते हैं और कभी कभी वुड के भी होते हैं। और ये देखो ये गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हैं, कितने बढ़िया से पॉलिश करके इनको म्यूज़ियम में रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे अब भी कल परसों ही बनाया गया है। बट ये सब के सब जो है ऑर्नामेंट्स हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन को जब हमने खोदा था, जब उसके आर्कियोलॉजिस्ट ने उसकी खुदाई की थी, तो वहाँ पर ज़मीन के अंदर से मिले हैं ये। तो उस टाइम पे भी देखो कितने बढ़िया फैंसी ऑर्नामेंट्स वो लोग पहना करते थे। नेक्स्ट है सिटीज़ में और कौन लोग रहते थे। देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट एंड हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स। जो दूसरे टाइप के लोग थे वो थे स्क्राइब्स। स्क्राइब्स कौन होते हैं, जिनको लिखना और पढ़ना आता है। आज के टाइम पे भी इंडिया के अंदर 87% लिटरेसी रेट है। इसका मतलब बाकी लोग अभी भी पढ़ना लिखना नहीं जानते। तो आज से 5000 साल पहले भी ऐसा ही रहा होगा, सबके सबको पढ़ना लिखना तो नहीं आता होगा। तो कुछ लोग जो सिलेक्टेड थे जिनको पढ़ना लिखना आता था, उनको दे यूज टू कॉल देम स्क्राइब्स, उनको स्क्राइब्स बोलते थे। और उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता था, वो सील बनाते थे। ये देखो ये सील है, और सील के ऊपर ये आपको हैंड राइटिंग दिख रही है ना, तो ये हैंड राइटिंग स्क्राइब्स ने लिखी है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये सब ये स्क्राइब्स के द्वारा लिखा हुआ है। अनडेसिफर्ड हैंड राइटिंग, ये जो राइटिंग है, ये जो भी लेटर्स हैं, ये अभी तक कोई भी जो स्कॉलर इस राइटिंग को पढ़ नहीं पाया है। अदरवाइज़ अगर हम इसको पढ़ पाते तो हम जान पाते कि ये एक्चुअली लिखा क्या है। बट ये हैंड राइटिंग इतनी डिफ़िकल्ट है कि इतने सालों तक भी, अभी 100 साल हो गए हैं, तो वर्ल्ड के हर कोने से हर स्कॉलर ने ट्राई कर लिया है, बट कोई भी अभी तक इस हैंड राइटिंग को पढ़ ही नहीं पाया है। इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारे लिए एक सीक्रेट सिविलाइजेशन भी है। इसके अलावा स्क्रैप्स के अलावा देयर वर मेन एंड वुमेन जो क्राफ्ट पर्सन थे। क्राफ्ट पर्सन क्या होते हैं, जो अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ईदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप। छोटे मोटे काम होते थे तो वो अपने घरों के अंदर ही कर लेते थे, और काम अगर ज़्यादा होता था और बड़ा होता था तो उस काम को वो स्पेशल वर्कशॉप में जाके किया करते थे। People were traveling to distant lands or returning with raw materials. Many terracotta toys have been found and children must have played with these. ये terracotta toys है। terracotta भी एक मटेरियल होता है, जैसे आजकल लोग जो है प्लास्टिक के टॉय बनाते हैं या फिर आपके मिट्टी के टॉय बनाते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे दे यूज टू मेक द टॉयज ऑफ terracotta मटेरियल। Most of the things that have been found by archaeologists they are made up of। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले बस ये जो सिलेक्टेड चीज़ है इनके ही ऑर्नामेंट्स और वेजल्स यानी बर्तन बनाया करते थे। क्या क्या चीज़ यूज़ करते थे वो, स्टोन्स, शेल, मेटल। मेटल में क्या क्या चीज़ें थी, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर आप जानते हो, स्टोन भी यू नो वेरी वेल, शेल मैंने आपको बता दिया। कॉपर और ब्रॉन्ज वो वाले मटेरियल होते हैं जो आप लोग अगर हिंदू हैं तो आप लोगों के मंदिरों में जो बर्तन होते हैं येलो और डार्क और येलो कलर के, उनको कॉपर और ब्रॉन्ज बोलते हैं। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स। कॉपर और ब्रॉन्ज थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए उसके टूल्स बनाते थे या उनके वेपन्स बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे, और उनके वेजल्स भी यानी बर्तन भी बनाते थे।
और गोल्ड एंड सिल्वर, इससे जो है आप हथियार नहीं बना सकते हो कि गोल्ड तो इतना सॉफ्ट होता है और सिल्वर भी बहुत सॉफ्ट होता है ना। अगर आप इसकी तलवार बनाओगे तो तलवार खुद ही मुड़ जाएगी और टूट जाएगी। इसीलिए हथियार बनाने के लिए दे यूज टू यूज़ कॉपर एंड ब्रॉन्ज, और जबकि गोल्ड और सिल्वर से वो लोग बस ऑर्नामेंट्स और वेजल्स मीन्स बर्तन बनाते थे। Perhaps the most striking finds are those of beads, weights and blades. हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सबसे अच्छी चीज़ मिली है वो है बीड। ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है ये बीड है, और ये बना होता था कार्निलियन करके कोई मटेरियल होता है, उसके द्वारा ये बीड बना होता था। अब देखो इस बीड के बीचों बीच हल्का सा होल करते हैं। होल इसलिए करते हैं सो दैट उसके अंदर से स्ट्रिंग डाली जाए। स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा। अगर इसमें धागा नहीं होगा तो माला कैसे बनेगी, ठीक है। तो इन ऑर्नामेंट्स को, इन बीड्स को कितने अच्छे से उन्होंने पहले तो शेप दे रखी है, फिर उसके बाद पॉलिश किया हुआ है, और फिर उसके बाद इसको कलर किया हुआ है। इसके अलावा वेट भी मिले हैं और ब्लेड भी मिले हैं। ये ब्लेड्स हैं, ये स्टोन के ब्लेड्स हैं। इनको देखो कैसे पॉलिश कर रखा है। अब पोर्सिलिन क्या होता है, कार्नेलियन क्या होता है, ये एक ब्यूटीफुल रेड स्टोन होता है। ये जो आपको ये जो माला दिखाई दे रही है ये कार्नेलियन की है। ये एक रेड कलर का स्टोन होता है। सबसे पहले स्टोन को कट करते हैं, फिर उसको शेप देते हैं, फिर उसको पॉलिश करते हैं, और फाइनली उसके सेंटर में एक होल करते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये वेट है बेटा, ये वेट देखिए आपको कैसे छोटे छोटे साइज के हैं, बट जो है ये बिल्कुल एकदम स्क्वायर शेप के हैं। एंड दीज वर मेड ऑफ चर्ट। चर्ट क्या होता है, चर्ट अ काइंड ऑफ स्टोन है, ठीक है, एक स्टोन होता है। और दीज वर प्रोबेबली यूज टू वे प्रीशियस स्टोन्स और मेटल्स। आज के टाइम पे अगर हम वेट आपको पता है, जब आप दुकान में जाते हो, आप कोई चीज़ लेते हो, आटा दाल चावल लेते हो, तो जो तराजू में रखता है शॉपकीपर 1 किलो का 2 किलो का, उसको हम वेट बोलते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के वेट इस प्रकार के थे, और इनसे उस समय आटा चावल दाल नहीं लेते थे, वो लोग इनको यूज़ करते थे स्टोन्स और मेटल्स को तोलने के लिए। नेक्स्ट है द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स। हमने सील्स पहले भी देखे थे, तो ये जो सील्स होते थे इनको भी स्टोन्स के द्वारा ही बनाया जाता था। एंड दीज वर रेक्टेंगुलर इन साइज। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है, जब आमने सामने के जो साइज होते हैं, साइड्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं। और आप देख सकते हैं हर जो है सील में किसी न किसी एनिमल की फोटोग्राफ पक्का है। द हड़प्पन ऑल्सो मेड पॉट्स विथ ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ब्लैक पॉटरी भी चलती थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक स्टैचू मिला है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैन लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये खड़ा हो रखा है, जिस हिसाब से इसने कपड़े पहन रखे हैं, वो नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं चलते हैं। तो मूर्तियाँ भी जो होती है नॉर्मल लोगों की नहीं बनती हैं, किसी रेप्यूटेड या फिर किसी फेमस लोगों की ही मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो इस आदमी को देख के देखो हमको कुछ चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट पता चलती हैं कि इस आदमी ने एक शॉल रैप कर रखा है अपनी बॉडी के चारों तरफ, और उस शॉल में कुछ फ्लावर्स के डिज़ाइन है। तो ये जो डिज़ाइन है ये हिस्टोरियंस का मानना है कि ये एम्ब्रॉयड्री है। तो देखो इतने पुराने टाइम में भी लोगों को एम्ब्रॉयड्री करना पता था। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरागढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्टार्ट होने से पहले ही कॉटन का इन्वेंशन हो गया था। अब मेहरगढ़ कहाँ है, ये देखो बेटा, ये जो मेहरगढ़ है ये हमारा गुजरात का एरिया है, ये राजस्थान है, तो हमारी कंट्री से बाहर है। तो ये पूरा जो एरिया दिख रहा है आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो साइट्स हैं वो पाकिस्तान में। अगर हमारी कंट्री में होते तो हम जाके कभी इनको देख पाते, बट पाकिस्तान जाना इज़ वेरी टफ जॉब। तो हड़प्पा भी वहीं पर है, और मोहनजोदाड़ो दिख नहीं रहा है। तो ये देखो जितने भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो सब के सब अब पाकिस्तान में हैं। तो ऐसे ही कॉटन का जो इन्वेंशन हुआ था वो मेहरागढ़ नामक जगह में हुआ था। एंड मेहरागढ़ इज़ अ प्लेस विच इज़ सिचुएटेड अगेन इन पाकिस्तान। Actual pieces of
cloth were found attached to the lid of a silver vase. Silver vase क्या होता है, जैसे हम फ्लावर रखने के लिए वास यूज़ करते हैं ना, तो ऐसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन की खुदाई से एक सिल्वर का वास निकला है और उसके मुंह पे जो है कुछ कपड़ा बांध रखा था, और वो जो कपड़ा जब हिस्टोरियंस ने देखा, आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाला बाहर, तो वो एक कॉटन का कपड़ा था। ये है वो कपड़ा जो वहाँ की खुदाई से मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वोल। ये जो आपको मशीन दिख रही है छोटी सी, इसको हम स्पिंडल वोल बोलते हैं, और इसका यूज़ किस लिए होता है, ये कॉटन है, कॉटन को थ्रेड में कन्वर्ट करने के लिए इस स्पिंडल वोल को यूज़ किया जाता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस लेडी इज़ मेकिंग थ्रेड आउट ऑफ दिस कॉटन विद द यूज़ और विद द हेल्प ऑफ दिस स्पिंडल वोल। ये देखो आज के टाइम पे भी ये स्पिंडल वोल यूज होता है। फेयांस, फेयांस क्या होता है, इट्स अ मटेरियल दैट इज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। फेयांस ऐसा मटेरियल है जो नेचुरली नहीं मिलता है, उसको आपको आर्टिफिशियली बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाते थे वो लोग, गम को और सैंड को आपस में वो लोग मिक्स करते थे। उसके बाद जो है उस ऑब्जेक्ट को जो है बहुत ज़्यादा जो है रब किया जाता था। इतना रब करते थे कि जब तक वो चमकने न लग जाए, और जब वो चमकने लग जाता था फिर उसमें कलर मिला देते थे, और जो कलर मिलाते थे वो या तो ब्लू कलर होता था या सी ग्रीन कलर होता था, और फिर उस ऑब्जेक्ट से जो है वो बड़े फर्निश्ड चीज़ें बनाया करते थे, जैसे बैंगल्स, ईयरिंग्स और टाइनी वेजल्स। ये एक एग्जांपल देखो आप फैंस का, ये वेजल है, वेजल का मतलब होता है बर्तन, या फिर इसको आप जो है डेकोरेटिव पीस भी मान सकते हो, ये डेकोरेशन के लिए यूज़ करने वाली कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये फैंस है, जैसा हमने बताया था, या तो ब्लू कलर का होता है या सी ग्रीन कलर का होता है। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। तो ये सारी चीज़ें बनाना किसी नॉर्मल आदमी की बात नहीं है, बस की बात नहीं है। तो इन सब को बनाने के लिए कोई स्पेशलिस्ट थे जो उस समय सिटी में काम किया करते थे। अब स्पेशलिस्ट क्या होता है, स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेन्ड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, जो अपने फील्ड में, जो अपने करियर में सारी चीज़ें करना जानता हो। जैसे सपोज करो आप मैकेनिक है, मैकेनिक को कोई सी भी गाड़ी दे दो, छोटी बड़ी है ना, वो हर गाड़ी को रिपेयर करके आपको दे सकता है। ऐसे ही साइकिल का पंचर बनाने वाला है, उसको कोई सा भी टायर दे दो, वो हर टायर का पंचर लगा सकता है, क्योंकि वो अपने काम में स्किल्ड है, इसलिए उसको आप स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हो। ऐसे ही डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर को आप अपनी बीमारी दिखाओ तो वो आपकी बीमारी का तुरंत पता लगा लेते हैं, क्योंकि वो अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं। तो ऐसे ही उस टाइम पर भी बहुत सारे स्पेशलिस्ट लोग थे जो बहुत अच्छी तरह से जो है ये क्राफ्ट वर्क कर लेते थे। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का क्या मतलब होता है, रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स। जितनी भी चीज़ें हमको नेचर में एज इट इज़ मिलती हैं उनको हम रॉ मटेरियल्स बोलते हैं। जैसे वुड है, वुड को कोई बनाता है क्या, नहीं ना, वुड तो हमको नेचर में ऐसे ही मिल जाता है, नेचुरली मिल जाता है, तो उसको हम रॉ मटेरियल बोलेंगे। या जिनको फार्मर्स या हर्डर्स उगाते हैं, जैसे फार्मर ने क्या प्रोड्यूस किया, गेहूँ, ठीक है, और गेहूँ से हम लोगों ने आटा बना दिया। या फार्मर ने क्या प्रोड्यूस किया, कॉर्न, और कॉर्न से हमने जो है कॉर्नफ्लेक्स बना दिया, राइट। तो इन चीज़ों को हम रॉ मटेरियल बोलते हैं जो नेचुरली हमको अवेलेबल होते हैं, और जब हम उनसे कुछ और चीज़ बनाते हैं तो उनको हम फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये कॉटन के बॉल्स हैं, ये रॉ मटेरियल है। जब इंसान ने उसको जो है मशीन में डाल के कपड़ा बना दिया, डाई करके कलर दे दिया, तो ये फिनिश्ड आइटम है। ऐसे ही ये देखो ये लॉग है, ये भी रॉ मटेरियल है। जब इसके ऊपर जो है फर्नीचर वाले ने काम करके इसको काट के पॉलिश करके कलर करके पेंट करके बना दिया एक बढ़िया सी चेयर, तो ये एक फिनिश्ड गुड है। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल लेने के लिए हड़प्पन लोग कहाँ कहाँ जाते थे, हड़प्पन लोग कॉपर कहाँ से लाते थे, राजस्थान से और ओमन से। ओमन भी एक गल्फ कंट्री है, ये देखो ये ऑरेंज पोर्शन जो है ये ओमन कंट्री है, और राजस्थान तो इधर ही है, तो इधर राजस्थान से वो लोग कॉपर लेके आया कर। टिन
विच वॉज मिक्स विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। जब जो है हम कॉपर में टिन को मिक्स करते हैं तो एक नया मेटल बनता है, वो है ब्रॉन्ज, जो अफ़गानिस्तान और ईरान से लाया जाता था। ये जो छोटा सा आपको एरिया दिख रहा है ये अफ़गानिस्तान है, और ये जो बड़ी सी टेरिटरी दिख रही है ये आपकी ईरान है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन आपका इस पोर्शन में है। तो इतने दूर से जाके जो है वो अपने शौक की चीज़ें लेके आया करते थे। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। कर्नाटका तो इंडिया के अंदर ही है, तो गोल्ड लाने के लिए हड़प्पा से वो लोग कर्नाटक आया करते थे। प्रीशियस स्टोन्स, अब जो बहुत कीमती जो पत्थर होते हैं, जो बहुत शाइनिंग पत्थर होते हैं जिससे वो लोग ज्वेलरी बनाते थे, वो कहाँ से लाते थे? वो लोग या तो गुजरात से लाते थे या ईरान या अफ़गानिस्तान से लेके आया करते थे। हाउ गुड्स वर कैरिड, अब सामान को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाते थे? लुक एट द इलस्ट्रेशन, ये जो दो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं आपको, इनसे आपको क्या पता चल रहा है? ये जो फर्स्ट है ये एक टॉय कार है, ये किसी बच्चे के खेलने के लिए टॉय है, तो ये एक बुलक कार्ट है। और सेकंड आपको एक सील की पिक्चर है, इस सील में किसकी फ़ोटोग्राफ है? ये एक बोट है। तो इन सब चीज़ों से हिस्टोरियन ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हड़प्पन लोगों को बुलक कार्ट भी पता थी और उनको शिप भी पता थी, तो वो अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए या तो बुलक कार्ट या हॉर्स कार्ट का यूज़ करते थे, और अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जानी है तो उसके लिए वो शिप यानी जहाज़ को यूज़ किया करते थे। पीपल लिविंग इन द कंट्री साइड, अब हड़प्पन सिविलाइजेशन एंटायरली अर्बन सिविलाइजेशन है, मतलब शहर की सिविलाइजेशन है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस सिविलाइजेशन में विलेजेस नहीं होंगे, और अगर विलेजेस नहीं होंगे तो फूड कहाँ से आएगा? क्रॉप्स को उगाने के लिए फार्मर्स तो चाहिए ही ना। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाहर के जितने भी एरिया थे वो विलेजेस थे, और विलेजेस में फार्मर्स रहा करते थे जो क्रॉप उगाते थे या फिर एनिमल्स को रियर करते थे। रियरिंग एनिमल्स मीन्स एनिमल्स को पालना, उनको चराना, उनको बड़ा करना। दीज फार्मर्स केवल क्रॉप उगाता है और हर्डर्स केवल जानवरों को पालता है। बट कभी कभी फार्मर्स हर्डर्स भी होते हैं, कुछ फार्मर्स के पास खेत भी होते हैं और उनके पास कैटल्स भी होते हैं। So these farmers and herders, they supplied food to craft persons, scribes and rulers in the cities. Cities में आपने देखा था वो पूरा का पूरा जो है ब्रिक से बना हुआ एरिया है, घर है, बट वहाँ पे खेत नहीं मिले, तो उन लोगों का जो खाने का फूड होता था वो बाहर के विलेजेस से आता था। हड़प्पन लोग जो होते हैं वो क्या क्या उगाना जानते थे? उनको वीट पता था, गेहूँ, बार्ले पता था, दाल पल्सेस पता था, पीज, राइस, सेसमी, लिंसीड और मस्टर्ड, इन सब के बारे में उनको अच्छे से पता था, और ये सब चीज़ों को ग्रो करते थे। अ न्यू टूल, द प्लो का मतलब होता है हल। अब खेती करने के लिए आजकल तो वी पीपल यूज़ ट्रैक्टर से जो है 1 घंटे के अंदर बड़े से बड़ा खेत भी हम लोग जो है जोत के उसमें सीड को बो सकते हैं, बट दैट टाइम ट्रैक्टर तो नहीं था, तो इस प्रकार के जो प्लोज होते हैं, जो हल होते हैं, जिनको आगे जो है या तो बैल या फिर उनको भैंस के द्वारा खींचा जाता था। ये देखो इधर पे आपको होल दिखाई दे रहा है, इस होल के दोनों तरफ रस्सी डाल के उस रस्सी को जानवरों के गले में डाल दिया जाता था और पीछे से जानवरों को आगे की तरफ जो है हाँका जाता था। तो इससे जो है मिट्टी को टर्न करते थे, अपसाइड डाउन करते थे। नेक्स्ट है दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल। जो राजस्थान और गुजरात का एरिया है वो ड्राई एरिया होता है, वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है और नदियाँ भी बहुत कम है, तो इस एरिया को वी कॉल इट ड्राई एरिया। तो लोग वहाँ के जितने भी फार्मर्स थे वो वाटर को स्टोर किया करते थे और उसके बाद जो है उसको अपने खेतों में इरिगेशन के लिए यूज़ करते थे। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? जब आप खेतों में पानी लगाते हो। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शेप, गोट एंड बफेलो। जो उनके सील्स हैं, उन सील्स में आपको ये जानवरों की फ़ोटो दिखाई दे रही है, तो इन सब से हमको पता चलता है कि दे वर फेमिलियर विथ ऑल दीज एनिमल्स। उनको ये सारे जानवरों के बारे में पता था। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट लाइक बेर। वो जंगलों से बेर भी इकट्ठा किया करते थे, वो फ़िश भी पकड़ा करते थे, वो वाइल्ड एनिमल्स को हंट यानी उनका शिकार भी किया करते थे।
हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। अब गुजरात के टाउन्स देखते हैं। द सिटी ऑफ धोलावीरा, धोलावीरा जो सिविलाइजेशन है वो गुजरात में सिचुएटेड है। और खादिर बेयाट करके कोई जगह है, वहाँ पर है ये। तो ये जो धौलावीरा है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, और ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल्स। जैसे आजकल हम अपने घर के चारों तरफ बाउंड्री लगा देते हैं, तो बाउंड्री लगाना ही हम लोग को बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, बट उस समय इतनी बड़ी सिटी को चारों तरफ से स्टोन के वॉल से सराउंडेड कर दिया था, घेर लिया था। और सिटी के अंदर आने के लिए यू कैन नॉट क्लाइम दोज वॉल्स, आपको जो है गेट्स थे, उन गेट्स के थ्रू सिटी के अंदर घुसने की परमिशन थी। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, और इसके अलावा बीच बीच में बहुत लार्ज ओपन एरिया भी थे, जहाँ पर उस समय की जो सेरेमनीज होते हैं या फेस्टिवल्स होते हैं उसको जो है अरेंज किया करते थे। द सिटी ऑफ लोथल, लोथल भी गुजरात में है बेट, और ये जो है साबरमती करके एक रिवर है गुजरात के अंदर, उसके किनारे सिचुएटेड है। लोथल एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी, लोथल में एक स्टोर हाउस भी मिला है। इसके अलावा जितने भी ऑर्नामेंट्स और जितने भी क्राफ्ट वर्क होते थे वो सब के सब ज़्यादा से ज़्यादा लोथल में बनता था, क्योंकि लोथल एक पोर्ट सिटी भी है। अ डॉकयार्ड एट लोथल, ये एक डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड क्या होता है बेटा? जहाँ पर शिप आके जो है रुकती है या ठहरती है। जैसे सारे ट्रेन्स रेलवे स्टेशन पे जाके ठहरते हैं, या फिर जो सारे प्लेन्स होते हैं वो अपने क्या नाम है उसका, एयरपोर्ट पे जाके जो है लैंड करते हैं, ऐसे ही जो सारे वाटर शिप्स होते हैं वो डॉकयार्ड में आके रेस्ट करते हैं, और उन शिप्स के ऊपर जितना भी गुड्स होता है, जितना भी सामान होता है, फिर उसको उतारा जाता है और फिर दूसरा सामान उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। इसीलिए इनका कंस्ट्रक्शन होता है। द मिस्ट्री एट द एंड, हड़प्पन सिविलाइजेशन एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री इसलिए है क्योंकि हम उनकी राइटिंग्स को पढ़ नहीं पाए हैं और उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जान नहीं पाए। अब इस सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ? पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़, और उसके बाद जो है कुछ सालों बाद वहाँ से राइटिंग मिलना भी बंद हो गया, वहाँ पे लोगों ने सील्स बनाना बंद कर दिया, वेट मिलना बंद हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने वो सेटलमेंट छोड़ दिया, या वो दूसरी जगह चले गए, या वो एंटायरली डिस्ट्रॉय हो गए, या फिर बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो गई वो सिविलाइजेशन। जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो सजेस्ट करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं पता है कि एक्चुअली क्या हुआ होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन वालों के साथ, बट हिस्टोरियंस का मानना है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के आसपास रिवर्स बहती थी वो ड्राइड अप हो गई, यानी वो पूरी तरह से सूख गई होंगी। और आपको पता है रिवर्स नहीं होंगी तो खेतों में पानी नहीं मिलेगा, शहर वालों को पानी नहीं मिलेगा, फार्मर्स को पानी नहीं मिलेगा, तो ऐसी जगह पे रहना यूज़लेस है। आजकल तो हम कहीं पर भी रहें, गवर्नमेंट जो है वाटर सप्लाई प्रोवाइड करा देती है, बट उस टाइम पे इतना ज़्यादा एडवांस जो है फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए जहाँ पर भी वाटर अवेलेबल होता था लोग उसी के किनारे अपना घर या अपना गांव बसाया करते थे। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रीजन जो था वो डिफॉरेस्टेशन था। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जब हम बहुत सारी ट्रीज़ को एक साथ काट देते हैं तो उससे क्या होता है, पूरा का पूरा फॉरेस्ट कवर ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद वहाँ की जो पूरी मिट्टी होती है वो सैंड में कन्वर्ट हो जाती है, और जानवरों को फॉडर यानी चारा नहीं मिलता है, ठीक है। और जो वहाँ की जो सॉयल है वो इनफर्टाइल हो जाती है, यानी उसमें कुछ भी जो है फर्टिलिटी नहीं रहती है, वहाँ पर कोई भी क्रॉप उगाओ तो वो क्रॉप जो है अच्छा नहीं पैदा होता है। इसलिए जो है लोगों ने उस सिविलाइजेशन को, उस एरिया को छोड़ दिया। कुछ ये भी मानते हैं ओवर ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड ऑफ कैटल, शीप एंड गॉट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। बहुत ज़्यादा लोगों ने वहाँ के घास के मैदानों को चरा चरा के अपने कैटल्स के द्वारा पूरा घास ख़त्म कर दिया। और जब पूरा घास ख़त्म हो जाएगा तो कैटल्स को खाने के लिए आप कहाँ से प्रोवाइड करोगे? तो इसीलिए सारे के सारे हर्डर्स अपने कैटल उठा के कहीं और शिफ्ट हो गए होंगे। और कुछ ये भी मानते हैं देयर वर फ्लड्स, बहुत बाढ़ आई होगी, क्योंकि ये इंडस वैली एरिया है।
इंडस का मतलब होता है सिंधु नदी। सिंधु नदी खुद जो है 5 रिवर्स का कॉम्बिनेशन है। तो इतनी बड़ी नदी में हो सकता है किसी समय बाढ़ आ गई हो और पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन बाढ़ में डूब गया हो, और इस कारण से जो बचे खुचे लोग थे वो किसी और जगह चले गए हों। So this was the end of the lesson, and these are some important question. You can pause the video anytime, and if you find, अगर आपको आंसर ढूंढने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप इस वीडियो को रिवर्स करके यानी रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को पक्का आप जो है अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि सारे आंसर्स मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। Thank you so much, and please do like and subscribe our channel Wow Education.